बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास डेटा की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें किस लेवल के ऊपर जाके कौन सी चेंजेस करनी पड़ती हैं और कौन से एल्गोरिदम्स अप्लाई करने पड़ते हैं। क्योंकि डेटा की तादाद से मेरा मतलब ये है कि हमें ये अंदाज़ा तो है कि एक हमारे पास जो हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर है वो हमारा रैम का है, एक हमारे पास हमारे कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क है और तीसरी चीज़ जो है वो हमारे सर्वर्स हैं। यानी कि जब बात जो डाटा है ये बात हमारे हाथ से निकल गई है, ये डाटा आपकी हार्ड डिस्क की स्पेस से भी एक्सीड कर रहा है, तो फिर आपको मे बी जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। जब हमें रैम की जो लिमिट है वो एक्सीड कर जाती है और हमें डाटा ज़्यादा लोड करना पड़ता है तो हम डिस्क की हेल्प लेते हैं। और अगर डिस्क जो है वो भी आपकी एक्सप्लोड हो रही है डाटा की टर्म्स में, तो फिर मे बी आपको ज़्यादा हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है, मे बी आपको ज़्यादा बड़े सर्वर्स और मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हम इन तीनों लेवल्स के ऊपर जो हमारी जब क्यूरी एग्जीक्यूशन हो रही है, जब क्यूरी आपकी डीपीएमएस एग्जीक्यूट करता है तो उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है जो कि उसने रिट्रीव करनी होती है। तो अगर तो वो हार्ड डिस्क के ऊपर पड़ी हुई है तो वो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए उसने हार्ड डिस्क से निकाल के वापस रैम में लोड करनी है, और फिर रैम में वंस वो इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ कर सकता है। तो अगर तो वो इंफॉर्मेशन कहीं और पड़ी हुई है, हार्ड डिस्क में नहीं है, तो फिर पहले वहां से उसको पिक करके लेके आना है समहाउ इन रैम। अब ये जो सारे प्रोसेस है, अगर तो कोई चीज़ रैम में है तो फिर तो वो फौरन एग्जीक्यूट हो जाएगी, लेकिन अगर वो चीज़ रैम में मौजूद नहीं है तो वो हार्ड डिस्क में है, तो फिर हमें कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये अब अमल कॉस्टली हो गया है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो इन्फॉर्मेशन रैम में लेके आना ये ज़्यादा टाइम की निस्बत हमें कॉस्टली पड़ता है बनिस्बत इसके कि कोई चीज़ हमें रैम में मौजूद हो और हम उस पर कोई अल्गोरिदम जो है वो चला भी लें। तो आगे भी जब हम बिग स्केल की बात कर रहे होते हैं तो बिग स्केल में हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारे लिए इस बात की इम्पोर्टेंस, इस आयो कॉस्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है कि कोई चीज़ रैम में लोड करने के लिए हमें दूर से लेके आनी पड़े। तो अब इस फैक्टर को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए या टाइम कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स डिवाइस हुए हैं जो कि तीन कैटेगरीज हमारे पास मोस्टली यूज़ होती है, और भी है जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक तो मे बी हैशिंग, फिर सॉर्टिंग बेस्ड एल्गोरिदम्स और तीसरे में भी इंडेक्स बेस्ड एल्गोरिदम्स। तो ये तीन कैटेगरीज को यूज करते हुए जो है एल्गोरिदम्स मोस्टली डिवाइस होते हैं, और भी हैं लेकिन हमने फोकस फिलहाल इन तीन के ऊपर रखना है। तो इस लेक्चर में जिस एरिया को हम थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे वो एक हैशिंग है और एक सॉर्टिंग है। काउंटिंग को हम जो है वो बाद में भी कवर करेंगे। तो करंटली जो है मैं फोकस करूंगी कि हैश बेस एल्गोरिदम्स है वो कैसे काम कर सकते हैं और सॉर्टिंग के जो है वो क्यों कैसे काम कर सकते हैं। तो हैश का हमारे पास जो सिंपल कंसेप्ट है वो वही है कि आपके पास कोई की होगी और वो किसी वैल्यू के ऊपर जाके मैप हो जाएगी। और सॉर्टिंग हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास एल्गोरिदम्स जो सॉर्टिंग के अवेलेबल हैं आपके पास, जैसे नॉर्मली अरेज होती हैं, आपको उसको तरतीब में करना होता है, मे बी 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में या मे बी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये अब गिवन इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। और काउंटिंग के केस में आपके पास हैश टेबल ही होगा, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि अब हैश जो की है वो आपको काउंट के ऊपर मैप करेगी, ना कि उसकी वैल्यू के ऊपर मैप करेगी। तो अब देखते हैं कि हैशिंग, पहले हम देखेंगे हैशिंग कैसे काम करती है। तो सो लेट्स जस्ट क्विकली रिकॉल कि हैशिंग हमारे पास क्या होती थी। हैशिंग हमारे पास है सिंपल एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर हमारे पास एक कॉलम में आपकी जो इनपुट होती है और उसके बाद एक आपको आउटपुट वैल्यू उससे आती है। वो जो इनपुट है और इस आउटपुट के बीच में एक फंक्शन होता है जिसको हम हैश फंक्शन बोलते हैं, कि अगर आपके पास एक्स इनपुट आ रही है और आप उसके वो इनपुट एक फंक्शन में भेजें और इससे आपको एक आउटपुट आ जाती है। अब ये जो आउटपुट है ये एक ख़ास किस्म की आउटपुट है जो कि आपको असल में एक ऐसा नंबर देती है जो एक लिमिट के बीच में देती है। ठीक है, कि मे बी ये 0 से n-1 के बीच में ये लोकेशन है, ये असल में वो जगह बता रही है जहाँ पे आपकी इनपुट जाके प्लेस हो सकती है या पड़ी हुई है। तो अगर तो जैसे आपका ये एग्जांपल है उसमें आपके फंक्शन जो भी आपका हैश फंक्शन है वो कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका टेबल है एक एसक्यूएल का और उसकी एक एट्रीब्यूट सी नेम है जो कंपनी नेम है, और इस सी नेम कंपनी नेम के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, और फर्ज करें कि जो हमारी कंपनी नेम है उसका नाम AAPL है,
और AAPL की ऐसी कई रोज पूरे टेबल में मौजूद है और मे बी स्प्रेड हुई हुई है, मे बी nth रो के ऊपर भी AAPL पड़ा होगा। तो जो नॉर्मली अगर आप विदाउट एनी इंडेक्सेस, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ कोई हेल्पर एल्गोरिथम्स, अगर आपने इसमें से ढूंढना होता कि AAPL की रोज जो है वो कहाँ पड़ी हुई है, तो आप क्या करेंगे, वन बाय वन गो थ्रू करेंगे, पहले पहली रो देखेंगे, फिर सेकेंड और फिर थर्ड एंड सो ऑन अप टू एन, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि हो सकता है nth रो के ऊपर भी AAPL की कंपनी पड़ी हो। तो अब इस तरह से आपको कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी, लीनियर टाइम में लगेगी, लेकिन जैसे आपकी नंबर ऑफ टपल्स बढ़ती जाएंगी, ये कॉस्ट आपकी टाइम जो है वो चेक करने का वो बढ़ता जाएगा। लेकिन अगर हमने इसमें कोई सॉर्ट ऑफ बीच में इंटरमीडिएटरी कोई एक ऐसे ही हम एल्गोरिदम लगा दें जिससे हमारा ये काम स्पीड अप हो जाए, जैसे फॉर इंस्टेंस हम ये कर लें कि अच्छा जी हमने अपना हैश टेबल एक प्रोड्यूस किया हुआ है या एक हैश फंक्शन ऐसे बनाया है कि अगर तो AAPL कभी भी आता है तो उस हैश फंक्शन से जब वो पास हो तो वो हमें एक सिंपल एड्रेस बता दे। अब उस एड्रेस के ऊपर जाके हमें पता हो कि जी AAPL के अगेंस्ट जो वो रोज हैं वो यहाँ पे पड़ी हुई होंगी। ठीक है, तो ये हैश फंक्शन था, हैश फंक्शन ने एक वैल्यू हमें आउटपुट कर दी। और इसी तरह से जब GOOG गूगल में भी उसकी कंपनी अगर आती है तो हैश फंक्शन से पास होके कोई और लोकेशन के ऊपर जाके वो मैप होगी। तो अब इंटरेस्टिंगली यही बात है कि ये जो y है ये एक सर्टेन रेंज में आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है। तो जब वो सर्टेन रेंज में आउटपुट प्रोड्यूस कर सकता है तो अगर आपने कोई लिमिट दी हुई है कि इससे और इससे बाहर जो है वो कोई कोई भी एड्रेस नहीं होगा जहाँ पे वो प्लेस कर सकता है, तो वो जो है वो हैशिंग फंक्शन ऐसे ही काम करेगा। अब अगर AAPL और GOOG की बात करें तो ये जो दोनों हमारे पास वैल्यूज थी ये क्या थी, ये यूनिक नहीं है। एज इन के AAPL नाम से कई कंपनीज हो सकती हैं, तो कई टपल्स और कई एड्रेसेस ऐसे प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो इसका मतलब है कि AAPL के अगेंस्ट ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसके आगे बार बार प्लेस होते जाएंगे, अगर तो यहाँ पे ऑप्शन दी हुई है एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स ऐड करने की। लेकिन अगर यहाँ पे सिर्फ AAPL के अगेंस्ट एक ही ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो जब दोबारा कभी AAPL की टपल आती है और इसके अंदर वो x जाता है तो वो यहीं पे जाके पिछले को ओवरराइड कर देगा। ठीक है, और जो नई वैल्यू है वो इसके अंदर सेव हो जाएगी, जो नया ऑब्जेक्ट O2 है वो सेव हो जाएगा। तो इसको हम कोलाइजन बोलते हैं कि कोलाइड कर गया। तो अगर आपने कोलाइजन नहीं करनी और एक सिंगल आपकी जो है वो आपने सिंगल ऑब्जेक्ट की ही इजाज़त देनी है, तो फिर क्या होगा, फिर आप जो है वो की यूनिक पिक कर सकते हैं। ठीक है, तो उस यूनिक की बेस के ऊपर आप ये फैसला कर सकते हैं, जैसे डेट, प्राइस और कंपनी नेम अगर तीनों मिल जाएं तो पॉसिबिलिटी है कि वो ये कम रिपीट होने की पॉसिबिलिटी है बनस्पत इसके कि कंपनी नेम जो कि रिपीट हो रहा है। तो अगर डेट वाइज एक दिन में एक ही एंट्री होती है एक स्पेसिफिक कंपनी की तो ये यूनिक हो जाएगा। तो फिर इसका मतलब है कि ये जब एक्स यूनिक होगा तो वाई भी यूनिक होने का चांस बढ़ जाएगा, लेकिन ये शर्त नहीं है। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि डिफरेंट एक्स के ऊपर जो है वो सेम वाई प्रोड्यूस हो जाए। तो अगर डिफरेंट एक्स पे सेम वाई प्रोड्यूस हो जाएगा तो उस कंसेप्ट को हम कोलिगन बोलेंगे। अब यहाँ पे यही सेम कंसेप्ट बताया हुआ है कि चाहे ये रैम के अंदर अगर आप इसको एड्रेस पास करते हैं, रैम के अंदर क्या होगा कि जब इसी आपका फंक्शन जो है उसमें लोकेशन फंक्शन जाएगा, जो हैश फंक्शन ने आपको एड्रेस आउटपुट किया हुआ है ये आपका उस फंक्शन में जाएगा और वो एड्रेस क्या होगा, आपको वो रैम का लोकेशन बता देगा जाके कि वो किस जगह के ऊपर आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो पड़ा हुआ है। जैसे AAPL रेड डॉट से शो हो रहा है, तो वो जो रेड डॉट है वो आपका रैम में किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, वो आपका जो लोकेशन जो डिकोडेड फंक्शन है, डिकोडर है, वो आपका बता देगा। इसी तरह से ब्लू डॉट फॉर गूगल है वो भी आपको बता देगा। और यही सेम बात अगर रैम में है तो इस तरह से होगी, और अगर तो बड़ी मशीन्स यानी सर्वर के ऊपर या आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर है तो वहाँ पे भी आपका ये जो एड्रेस है वो एक लोकल जो लोकेशन फंक्शन है सिंपल, जो कि सिर्फ ये बताएगा कि ये एड्रेस जो है वो किस लोकेशन के ऊपर जाके हमने मैप करना है। तो ये स्टेप बीच में जो है वो हैशिंग के बाद फॉलो होंगे। अब जो बात वही है यहाँ पे कि जो हैशिंग है एक्चुअली में क्या करती है कि वो मैप करती है आपके HB को किस रेंज के ऊपर, 0 से B-1 की रेंज के ऊपर यूनिफॉर्मली।
यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है आपकी वैल्यूज के ऊपर। और जो हैश कुलयन है वो तब होती है जब आपका एक्स और वाई दोनों सेम ना हो, यानी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए आपका जब हैश फंक्शन सेम आ जाए। यानी आपके हैश फंक्शन के अंदर अगर आप जो है वो एक्स भी भेजते हैं और फिर बाद में वाई भी भेजते हैं, और दोनों के लिए जो आउटपुट है लेट्स से वो 3 आ रही है, तो ये आपकी इसका मतलब है कि एक्स भी 3 लोकेशन के ऊपर जा रहा है और वाई भी 3rd लोकेशन के ऊपर जा रहा है, तो इट मीन्स कि अब ये कोलाइड कर जाएंगे, इसको हम कोलाइन बोलते हैं। तो हाउ एवर ये कभी भी नहीं हो सकता कि अगर आप x और y दोनों की वैल्यू सेम हो और जो वैल्यू आउटपुट में सेम ना आए। यानी अगर x भी लेट्स से 2 है और y भी 2 है और x के लिए आउटपुट 3 आ रही है और y के लिए आउटपुट 5 आ रही है, ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती। तो जो हैशिंग को हम कभी कभी जो है वो शार्डिंग फंक्शन भी कहते हैं। शार्ड से मुराद क्या होता है? शार्ड से मुराद ये है कि जब आपकी डेटाबेस का साइज जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपके पास आपकी अपनी हार्ड डिस्क में जो है वो जगह नहीं रहती, तो या फॉर सम अदर रीजंस आप ये करते हैं कि आप दूसरी मशीन के ऊपर सेम डाटा रखना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जैसे ये एक है जो रेड में जो है वो हमारे पास एक मशीन है और ब्लू में सेकंड मशीन है, लेकिन टेबल सेम है। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल शार्डिंग करेंगे तो फिर हम ये करते हैं कि हम टेबल की जो कुछ टपल्स हैं वो एक मशीन पे चली जाती हैं, और टेबल्स की जो दूसरी जो टपल्स हैं फ्रॉम मे बी एन टू एन, तो वो जो है वो दूसरी मशीन के ऊपर चली जाती हैं। और अगर हम वर्टिकल शार्डिंग करते हैं तो कुछ कॉलम्स जो हैं वो हम एक मशीन के ऊपर रख देते हैं और दूसरे कॉलम्स जो हैं वो हम दूसरी मशीन के ऊपर रख देते हैं। अब शार्डिंग का फायदा हमें क्या होता है कि आपका एक मशीन के ऊपर लोड नहीं पड़ता ज़्यादा। तो अगर आपके यूज़र्स बढ़ जाते हैं तो फिर आप जो है वो डिफरेंट मशीन्स की सपोर्ट के साथ, जो पैरेललिज्म के साथ जो है वो ज़्यादा वन टाइम पे यूज़र्स जो हैं वो चला सकते हैं। तो इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि आपका कोई सा छोटा टेबल भी है तो आप उसको शार्ट कर दें। और तो अगर आप जितनी वो लेयर्स अपने जो ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही आपका जो है वो कॉस्टली होता जाएगा, क्योंकि इनपुट या अपडेट करने के ऑपरेशंस उसी हिसाब से जो है वो मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। हैशिंग का एक बहुत बड़ा मसला वो ये होता है कि अगर आपकी एक बकेट है, एक अरे है, या जिसके अंदर आप अपनी फाइल्स को सेव कर रहे हैं, हैश कर रहे हैं, यानी जो वैल्यू अगर लेट्स से आपकी A1 है आती है तो इस वैल्यू पे हैश होती है, अगर A2 है तो वो इस वैल्यू पे हैश होती है। तो अब मसला ये है कि चूंकि आपके पास एक रेंज होती है मे बी 0 to n, तो जितनी भी आपके पास इनपुट आ रही हैं A1 A2 अप टू AN, उन्होंने क्या करना, उन्होंने इन्हीं लिमिटेड लोकेशंस के ऊपर जो है वो हैश होना है। तो अब उससे ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि कोई जो है वो दो डिफरेंट तरह की इनपुट्स आ जाए, मे बी A6 और A7। तो ये जो दोनों हैं वो किसी एक वैल्यू के ऊपर जो है वो सेम सेम वैल्यू पे हैश हो जाए, इसको हम कोलिगन बोलते हैं। कि अब चूंकि यहाँ पे A6 के ऊपर यहाँ ये कोई वैल्यू पड़ी हुई थी A61 में भी, तो A7 भी अब इसके ऊपर मैप हो गई है, तब A61 पड़ी हो यहाँ पे या A7 को इसको क्रॉस करके A7 को प्लेस करना है। तो अब एक तो यही ऑप्शन है अगर आपके पास जगह एक है। दूसरी ये है कि मे बी आप यहाँ पे बजाय एक सिंगल लोकेशन देने के आप यहाँ पे एक अरे दे दें या एक लिस्ट की ऑप्शन दे दें कि पहली दफ़ा A61 इधर आ जाए, अगली A71 इधर आ जाए, एंड सो ऑन। अब इसका एक नुकसान हमें ये भी हो सकता है कि जो वैल्यू अगर इस अरे पे मैप होती है तो हम हैशिंग का जो हमारा मकसद है वो क्या है कि अपनी जो सर्चिंग की कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना। तो अगर कोई वैल्यू हैश हो के जब हमने A7 को ढूंढना हो, A71 को, और वो मैप होके इधर आ जाए और इधर भी एक बड़ी अरे मौजूद हो और उसमें से फिर आपको ढूंढना पड़े, तो फिर जाहिर है वो थोड़ा सा असर उसकी सर्चिंग के ऊपर फिर मजीद पड़ जाएगा। तो एक तो ये आइडिया है कि ठीक है आप यहाँ पे लिस्ट की ऑप्शन दे दें, अगर कोलियन आपने अवॉइड करनी है तो यहाँ पे मल्टीपल और चीज़ें आ जाएंगी। दूसरा हमारे पास एक ऑप्शन ये भी होती है कि हम बजाय ये कि एक सिंगल हैश फंक्शन H1 ऑफ x यूज़ करने के, हम एक और हैश फंक्शन H2 ऑफ x भी साथ यूज़ कर लें। और ये जो हैश फंक्शन है ये मेक श्योर करे कि अगर कोई इनपुट जो है वो H1 के हैश फंक्शन से पास होके आपको आउटपुट दे रही है लेट्स से A7 की लोकेशन के ऊपर यहाँ पे कहीं पे, तो अब यहाँ पे अगर लेट्स से एक और इनपुट आती है और वो भी सेम वैल्यू पे हैश होती है,
तो बजाय ये कि वो इसके ऊपर हैश करने के, वो A7 अगर कोलिगन हो रही है तो वो इस H2 के फंक्शन में जाए और इससे एक नई वैल्यू आउटपुट में आए, एक नई हैश वैल्यू आए, और वो इस जगह के बजाय कहीं और जाके वो वैल्यू हैश हो जाए। तो एक तरीका तो ये भी हो सकता है कि आप कोलिगन को अवॉइड कर सकें। तो अब फिर H1 या H2 ही नहीं, H3, H4 और आप मल्टीपल हैश फंक्शंस जो हैं वो यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो है वो कोलिगन रुक सकती है, ये कम हो सकती है। दूसरी एक बात जो हैश फंक्शंस के साथ आती है वो ये आती है कि अगर आप लेट्स से इनपुट आपकी आ रही है, जैसे ये रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, पर्पल है। अब ये वैल्यूज जब आपके हैश फंक्शन के अंदर इनपुट में जाती हैं, तो वो जो भी आउटपुट पे हैश होती है वो उस अरे में वो प्लेस हो जाती है। अब चूंकि अगर आपका हैश फंक्शन एक सॉर्ट ऑफ फंक्शन ही है, आपका एक रैंडम फंक्शन है और वो रैंडमली वैल्यूज को प्लेस कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि इनपुट जो आती जाती है वो उसको मल्टीपल वैल्यूज पे हैश करेगा। ये उसकी कोशिश नहीं है इनबिल्ट कि वो एक तरह के जो डाटा को वो क्लोजली जो है वो लोकेट करना शुरू कर दे या प्लेस करना शुरू कर दे। क्लोजली प्लेस करने का हमें फ़ायदा ये भी हो सकता है कि अगर तो आपके ये डिस्टेंस पे ऊपर पड़े हुए हैं, लेट्स से ग्रीन और ब्लू जो है वो एक जैसे थे, लेकिन वो आपके अरे में मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर पड़े हुए हैं। तो जब रैम को लोड करना पड़ेगा तो ऑब्वियसली उसको जो है वो ग्रीन को भी लोड करना पड़ेगा और जो ब्लू है उसको भी लोड करना पड़ेगा। मे बी ब्लू किसी और पेज के ऊपर हो, ग्रीन किसी और पेज के ऊपर हो। तो ये थोड़ा-सा इशू हो जाएगा कि आपको 2 जगह से जो है वो चीज़ें रैम में लोड करनी पड़ी होंगी। अब अगर हम फंक्शन ही अपना इस तरह से डिज़ाइन करें, हैश फंक्शन, कि वो जो एक जैसे आपके पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्लोजर बकेट्स के ऊपर जो है वो प्लेस होना शुरू हो जाए, तो इस तरह के हैश फंक्शंस को हम लोकेलिटी सेंसिटिव हैश फंक्शन बोलते हैं, जो कि असल में आपकी बिग डोमेन को स्क्वीज करके एक लिमिटेड स्केल के ऊपर लेके आते हैं। और इसका एक एडवांटेज यही है कि आप चूंकि वो क्लोजली रिलेटेड क्लोज बकेट्स में पड़े होते हैं, तो वो बआसानी रैम में लोड हो जाते हैं और सर्चिंग की कॉस्ट आपकी कम हो जाती है।